नमस्कार। जनरल अवेयरनेस के 35 क्वेश्चंस आपको पता है HPRC के द्वारा जो है वो पूछे जाते हैं और उसी के लिए हमने अलग से एक सही सीरीज भी चलाई हुई है। ये इसी सीरीज का ये 5वां पार्ट है। इसमें हम वैसे ही क्वेश्चंस ऐसे डिस्कस करते हैं जैसे HPRC जो है वो पूछता है। हम थोड़ा डिटेल से डिस्कस करते हैं इन क्वेश्चंस को ताकि लिंक कर कर कुछ पूछा जाए तो आपको हेल्प मिल सके। अगर डायरेक्टली पूछा जाए तब तो और भी जो है वो अच्छा है। तो इस सीरीज का ये 5वां पार्ट है। इसकी प्लेलिस्ट भी अलग से बनी हुई है। अगर आपने स्टार्टिंग से देखना है तो स्टार्टिंग से भी आप इसको देख सकते हैं। इसमें हमने सिंपल सा एक छोटा सा टारगेट रखा है कि जैसे ही 500 लाइक पूरे हो जाया करेंगे हम अगला पार्ट पब्लिश कर दिया करेंगे। तो सेम यही टारगेट हम इस पार्ट में भी रखते हैं। अभी क्वेश्चन नंबर 1 से डिस्कशन को स्टार्ट करेंगे। बोलते हैं व्हाट इज द एस्टिमेटेड ग्रोथ रेट ऑफ द सेकेंडरी सेक्टर GSBA इन फाइनेंशियल ईयर 2025-26 ओवर द प्रीवियस ईयर। ऑब्वियसली ये हिमाचल के संदर्भ में हम बात यहाँ पर जो है वो कर रहे हैं। बोलते हैं कि पिछले वर्ष की तुलना में फाइनेंशियल ईयर 2025-26 में बोलते हैं जो सेकेंडरी सेक्टर है, द्वितीयक क्षेत्र है, उसमें बोलते हैं GSBA की अनुमानित वृद्धि दर जो है वो क्या है। तो GSBA की जो एस्टिमेटेड ग्रोथ रेट है वो है 7.7%। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर इसका हो जाएगा। हमारे पास 3 तरह के सेक्टर जो है वो आते हैं। एक प्राइमरी सेक्टर आता है, एक सेकेंडरी सेक्टर आता है और एक टर्सरी सेक्टर जो है वो आता है। जो प्राइमरी सेक्टर की ग्रोथ रेट एक्सपेक्टेड है वो हमने 8.4% पढ़ रखी है। सेकेंडरी सेक्टर की हमने जो है वो 7.7% जो है पहले भी पढ़ रखी है, एक बार फिर से रिवाइज कर ली। और बच जाता है एक टर्सरी सेक्टर। तो टर्सरी सेक्टर की जो है वो 8.6% जो है वो एस्टिमेटेड है। अगर पूछा जाए कि इन तीनों सेक्टरों में ग्रोथ रेट जो है वो किसकी ज़्यादा एक्सपेक्टेड है तो टर्सरी सेक्टर की 8.6 ज़्यादा एक्सपेक्टेड है, सबसे कम 7.7 सेकेंडरी सेक्टर की जो है वो एक्सपेक्टेड है। तो इतना यहाँ से ध्यान रखेंगे। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया to come to Shimla in 1827 who said the emperor of China and I govern half of the human race and yet we find time for ब्रेकफास्ट। तो बोलते हैं कि 1827 में शिमला आने वाले भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे जिन्होंने ये कहा था कि चीन के सम्राट और मैं आधे मानव जाति पर जो है वो शासन करते हैं परंतु फिर भी हमें नाश्ता करने के लिए समय मिलता है। अब देखिए ये स्टेटमेंट किसके द्वारा जो है वो दी गई थी। ये स्टेटमेंट दी गई थी लॉर्ड एमहर्स्ट के द्वारा। परंतु यहाँ पर ही आपने ये भी ध्यान रखा 1827 में जो शिमला आने वाले पहले गवर्नर जनरल थे वो लॉर्ड एमहर्स्ट थे। शिमला के बारे में अगर हम कुछ इंपॉर्टेंट पहलू कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं वो जान लें जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहते हैं या फिर एग्जाम में पूछे जा सकते हैं तो क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं वो शिमला से रहेंगे। देखिए शिमला के बारे में पहला तो आपने ये ध्यान रखना है कि शिमला की जो खोज हुई थी उसका कहाँ से प्रमाण मिलता है। देखिए 1817 की बात है। स्कॉटलैंड से जो है वो 2 अधिकारी आए थे, एक कैप्टन पैट्रिक जॉरेट थे और एक अलेक्जेंडर जेरॉड थे। इन्होंने अपनी डायरी में जो है वो शिमला का वर्णन किया था और एक गांव के रूप में शिमला का वर्णन जो था वो किया गया था। शिमला पहाड़ी रियासत में जो है वो पहले जो असिस्टेंट पॉलिटिकल एजेंट थे वो थे लेफ्टिनेंट रोज। 1819 में इन्होंने शिमला की सबसे पहले खोज जो था वो की थी। एक लकड़ी का यहाँ पर मकान भी बनवाया गया था। और 1822 में चार्ल्स पेट कैनेडी ने जो है वो 1822 में शिमला में पहला पक्का मकान जो था वो बनवाया था जिसको कैनेडी हाउस के नाम से जो है वो जाना गया। बाद में चलकर लॉर्ड एमहर्स्ट भी जो है वो आए। लॉर्ड एमहर्स्ट पहले गवर्नर जनरल बने जो 1827 में शिमला जो था वो आए थे। तो उन्होंने कहा था कि मैं और चीन का राजा आधी मानव जाति पर राज करते हैं फिर भी हमें नाश्ते का समय जो है वो मिल जाता है। तो ये सब आपने जो है वो शिमला के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है वो याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं पंजाब नेशनल बैंक हैज लीड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट्स इन हिमाचल प्रदेश। तो हमारे पास ना हिमाचल प्रदेश में जो लीड बैंक है उनके पास भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी गई है कि ये बैंक जो है वो इस डिस्ट्रिक्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो है वो देखेगा। तो यहाँ पर पंजाब नेशनल बैंक की जो है वो सबसे पहले बात की जा रही है। पंजाब नेशनल बैंक के पास 6 डिस्ट्रिक्ट्स की जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। हमारे पास 12 डिस्ट्रिक्ट जो है वो टोटल हिमाचल प्रदेश में है। पंजाब नेशनल बैंक के पास जो है वो 6 डिस्ट्रिक्ट की जो है वो मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप इनको देखेंगे। और इसके अलावा यूको बैंक जो है वो आता है। यूको बैंक के पास 4 डिस्ट्रिक्ट्स की जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आता है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पास 2 डिस्ट्रिक्ट्स की जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार यहाँ पर लगाइए। अगर हम बात करते हैं कि ये 6 डिस्ट्रिक्ट कौन है जिनके पास पंजाब नेशनल बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो ये 6 डिस्ट्रिक्ट्स में जो है वो कांगड़ा आता है, कुल्लू आता है, किन्नौर आता है, हमीरपुर आता है, ऊना आता है, मंडी आता है। तो ये 6 डिस्ट्रिक्ट आपने ध्यान रखने हैं। अगर हम यूको बैंक के 4 डिस्ट्रिक्ट बात करते हैं तो इसमें जो है वो सोलन, सिरमौर, बिलासपुर और शिमला जो है वो आते हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बात करते हैं तो इसके पास चंबा और किन्नौर जो बाकी के 2 डिस्ट्रिक्ट बच जाते हैं वो जो है वो इसके पास आते हैं। इनकी लीड रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो इसके पास है। तो इतना यहाँ
यहाँ से ध्यान रखेंगे। अच्छा, एक बात ध्यान रखना कि आपको ऐसे ही अगर जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन जो है वो प्रैक्टिस करने हैं, टेस्ट शीट्स के थ्रू प्रैक्टिस करने हैं विद वीडियो एक्सप्लेनेशन, तो आप हमारी टेस्ट शीट्स के साथ जुड़ सकते हैं, जो जनरल अवेयरनेस वाली टेस्ट शीट है, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में दिया गया है। टाइमली जुड़ जाना, क्योंकि रिवाइज भी आपको करना है, बहुत कुछ पढ़ना भी है, याद भी रखना है, और 35 में से जो है वो एटलीस्ट 30-32 नंबर तो आपको लेने ही है। तो उसके लिए हम काम जो है वो कर रहे हैं। टेस्ट शीट्स के साथ जुड़ना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में लिंक दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 में बोलते हैं हु वॉज रूलर ऑफ बिलासपुर ड्यूरिंग 1857 रिवोल्ट। तो बोलते हैं कि 1857 का जो विद्रोह हुआ था, बोलते हैं उस समय बिलासपुर के जो रूलर हुआ करते थे वो कौन हुआ करते थे। तो बिलासपुर के जो रूलर 1857 के विद्रोह के समय जो हुआ करते थे, उनका नाम आपने ध्यान रखना है। उनका नाम हीरा चंद जो था वो था। ये हीरा चंद जो है वो बिलासपुर के राजा थे, जो उस टाइम जो था वो रूलर थे। इनका क्या एटीट्यूड रहा था अंग्रेजों की ओर, तो इन्होंने जो है वो अंग्रेजों को सहायता प्रोवाइड जो था वो उस टाइम करवाई थी। परंतु हीरा चंद का कार्यकाल वैसे भी जो है वो काफी इम्पोर्टेंट जो है वो माना जाता है बिलासपुर की हिस्ट्री में। इनका पीरियड जो है वो गोल्डन एज के रूप में बिलासपुर की हिस्ट्री में जो है वो देखा जाता है। इनके बाद भी बिलासपुर के राजा हुए अमरचंद हुए, विजय चंद हुए, अंतिम राजा जो बिलासपुर के बने वो राजा अनंत चंद बने। एक ऐसा ही क्वेश्चन एचपीआरसी ने पूछा था अपने एग्जाम में कि 1824 में जो बिलासपुर के राजा थे वो कौन थे, तो वो खड़क चंद थे। खड़क चंद का नाम आपने ध्यान रखना है। ये क्वेश्चन हमने पढ़ा है, मैंने आपको कराया है 2-3 दिन पहले ही, अगर आपने हर एक वीडियो को जो है वो अच्छे से देखा है, नोट्स अपडेट अपने किए हैं। जो बिलासपुर था उसका पुराना नाम जो है वो कहलूर हुआ करता था। कहलूर की स्थापना राजा बीरचंद के द्वारा जो था वो की गई थी। बाद में चलकर जो बिलासपुर बना, बिलासपुर जो ये बना था राजा दीपचंद के कार्यकाल के दौरान जो था ये बना था। राजा दीपचंद जो है वो बिलासपुर के राजा हुआ करते थे। राजा दीपचंद के द्वारा जो है वो अपनी राजधानी जो है वो बिलासपुर में जो है वो बनाई गई थी, और वहीं से ये बिलासपुर नाम जो है वो फिर सामने जो है वो आता है। ये 1654 का टाइम था जब बिलासपुर की राजधानी जो था वो बदली गई थी। पहले सुनहानी में हुआ करती थी, फिर इसको बदलकर बिलासपुर में स्थानांतरित किया गया था, और 1654 में ही ये बिलासपुर शहर जो था वो इसकी स्थापना जो था वो राजा दीपचंद के द्वारा की गई। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं व्हेन वाज सोशल फॉरेस्ट्री प्रोजेक्ट लॉन्च्ड इन हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश में ये सोशल फॉरेस्ट्री प्रोजेक्ट जो है वो लॉन्च किया गया था, ये कौन से ईयर में जो था वो लॉन्च किया गया था। अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए तो ज्यादातर संभावना यही रहती है कि ऐसा जो है वो पूछ लिया जाएगा। तो 1980-81 में जो है ये सोशल फॉरेस्ट्री प्रोजेक्ट जो है वो लॉन्च किया गया था। ऐसा नहीं है कि कोई नया क्वेश्चन है, जरूर पढ़ा होगा आपने, परंतु याद रखना मुश्किल होता है। पेपर में ऑप्शंस देखकर कंफ्यूजन हो जाता है। पेपर में ना ऑप्शंस चाहे जैसी मर्जी आ जाए, परंतु जब आपके अनुकूल ना चीजें हो ना, तो ऑप्शंस में कंफ्यूजन हो ही जाता है। तो इसलिए प्रॉपर प्रैक्टिस जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है, तो ये ध्यान रखना है फिलहाल आपने। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं ऑन 26 जनवरी 1948 इंटरिम गवर्नमेंट वाज कॉन्स्टिट्यूटेड इन हिमाचल प्रदेश अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ। तो बोलते हैं कि 26 जनवरी 1948 को हिमाचल प्रदेश में एक इंटरिम गवर्नमेंट जो था वो बनाई गई थी। अंतरिम सरकार का गठन जो था वो किया गया था। अब बोलते हैं कि जो अंतरिम सरकार यहाँ पर बनाई गई थी, ये किसकी अध्यक्षता में जो था वो बनाई गई थी। तो ये जो अंतरिम सरकार जो बनाई गई थी 1948 में, ये बनाई गई थी शिवानंद रमौल की अध्यक्षता में। ऑप्शन इसका ये सी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। शिवानंद रमौल की अध्यक्षता में ये बनाई गई थी, ये आपने जो है वो ध्यान रखना है। 26 से लेकर 28 जनवरी 1948 का टाइम भी जो है वो इम्पोर्टेंट है। इस दौरान जो है वो अलग अलग रियासतों के राजा, प्रजामंडल के प्रतिनिधि जो है वो एक सम्मेलन करते हैं, और ये सम्मेलन जो है वो सोलन में होता है। सोलन का जो दरबार हॉल था वहां पर जो है वो होता है। क्वेश्चन ये भी पूछते हैं कि ये जो 26 से लेकर 28 जनवरी 1948 में जो है वो एक सम्मेलन हुआ था दरबार हॉल में सोलन में, इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी। तो इसकी अध्यक्षता की गई थी दुर्गा सिंह के द्वारा। दुर्गा सिंह कौन हुआ करते थे? दुर्गा सिंह उस टाइम भगाट के शासक, भगाट रियासत के राजा जो था वो हुआ करते थे। ये आपने ध्यान रखना है। फिर हिमाचल का नामांकन हुआ, हिमाचल प्रदेश नाम इसको जो है वो दिया गया। फिर थोड़ी सी और लड़ाई चली कुछ महीनों की। 15 अप्रैल 1948 को जो है वो हिमाचल का गठन फाइनली हो जाता है। इसको चीफ कमिश्नर प्रोविंस बनाया जाता है। उस टाइम इसमें 4 जिले होते थे, जिनके बारे में बार बार मैं आपको बताता हूँ, और एचपीआरसी एक क्वेश्चन पूछता है इसके बारे में। चंबा, मंडी, महासू, सिरमौर, ये 4 जिले जो था वो उस टाइम हुआ करते थे। ठीक है जी, तो ये आपको यहाँ से याद रह जाएगा कि कौन कौन से जिले हुआ करते थे। हाँ, चीफ
कमिश्नर प्रोविंस जब इसको बनाया गया था तो पहले चीफ कमिश्नर हिमाचल के कौन बनाए गए थे, और जो पहले चीफ कमिश्नर बनाए गए थे उनके सहायक कौन हुआ करते थे। तो पहले चीफ कमिश्नर जो बनाए गए थे वो श्री NC मेहता को जो था वो बनाया गया था, ये ध्यान रखना है। इनको भी असिस्ट करने के लिए जो है वो बनाए गए थे। NC मेहता को असिस्ट करने के लिए E पेंड्रल मून जो है वो बनाया गया था, तो ये आपने ध्यान रखना है। NC मेहता के बाद वैसे भी फिर जब अगले चीफ कमिश्नर बने तो वो E पेंड्रल मून ही जो था वो बने थे, ये याद रह जाएगा, याद रखना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं। अगला क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, उससे पहले अगर आप तैयारी पटवारी के एग्जाम के लिए कर रहे हैं, पंचायत सेक्रेटरी के एग्जाम के लिए कर रहे हैं, तो इनका सिलेबस तो आ चुका है और इनके अकॉर्डिंग टेस्ट सीरीज आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो टेस्ट सीरीज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में दिया गया है। ये काफ़ी पॉकेट फ्रेंडली टेस्ट सीरीज जो है वो आपके लिए रहने वाली है। टाइमली इसको ज्वाइन कर लीजिए अगर अभी तक जो है वो आपने नहीं जो है वो इसको ज्वाइन किया हुआ है। चलिए जी अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या पूछा गया है अगले क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं हु हैज़ बीन नेम्ड द रेसिपिएंट ऑफ द स्टॉकहोम वाटर प्राइज 2026। तो बोलते हैं कि ये स्टॉकहोम वाटर प्राइज 2026 जो है वो किसको दिया गया है। तो ये काव्य मधानी को जो है वो दिया गया है। किसको? काव्य मधानी को दिया गया है। प्रोफेसर हैं, प्रोफेसर काव्य मधानी को जो है ये दिया गया है। यहाँ से हम इम्पोर्टेंट जानेंगे। अवार्ड के बारे में तो इतना ही ऐसा आप याद रखेंगे, परंतु और यहाँ से जो याद रखने वाला डाटा है वो क्या है, हम जो है वो वाटर डे भी जो है वो मनाते हैं। वाटर डे जो है वो कब मनाया जाता है, तो ये 22 मार्च को जो है वो वर्ल्ड वाटर डे जो है वो मनाया जाता है। 2026 में भी जो है वो वर्ल्ड वाटर डे जो है वो मनाया गया। 2026 में इसकी थीम क्या रखी गई थी, तो इसकी थीम रखी गई थी वाटर एंड जेंडर। ये थीम आपने ध्यान रखनी है क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चन बन सकता है। और ये मनाया कब जाता है वाटर डे, ये भी ध्यान रखना है। आगे बोलते हैं अंडर विच आर्टिकल डिड द सुप्रीम कोर्ट अलाउ पैसिव यूथेनेसिया इन द हरीश राणा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2026 केस। तो बोलते हैं कि पैसिव सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो हरीश राणा बनाम यूनियन ऑफ इंडिया 2026 मामले में किस अनुच्छेद के तहत जो है वो निष्क्रिय इच्छा मृत्यु पैसिव यूथेनेसिया की अनुमति जो था वो दी। तो ये कौन से आर्टिकल के तहत जो है वो दी गई। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो है वो आर्टिकल नंबर 21 जो है ये आता है। इस आर्टिकल के बारे में हम बड़े डिटेल से पढ़ चुके हैं। इसमें बात की गई है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी की। तो इसके तहत जो है वो पैसिव यूथेनेसिया यानी कि इच्छा मृत्यु की जो है वो अनुमति जो है वो दी गई। अगर हम यहाँ पर बात करते हैं कि ये जो है यूथेनेसिया है यानी कि ये जो इच्छा मृत्यु है ये कितने प्रकार की जो है वो होती है, तो मुख्य रूप से ये 2 प्रकार की होती है। एक होती है एक्टिव यूथेनेसिया और एक होती है मेडिकल यूथेनेसिया। एक्टिव यूथेनेसिया में क्या किया जाता है और मेडिकल यूथेनेसिया में क्या किया जाता है। जो एक्टिव यूथेनेसिया होता है यानी कि सक्रिय इच्छा मृत्यु होती है, इसमें डॉक्टर जो है वो क्या करते हैं, डॉक्टर जो पेशेंट होता है जो इच्छा मृत्यु की जो है वो मांग करता है, जिसको काफ़ी टाइम से सफ़र किसी चीज़ के कारण हो रहा है, तो उसको जो है वो कोई भी ऐसी ड्रग देकर जो है वो उसको उसके जीवन की समाप्ति जो है वो की जाती है। दूसरी ओर जो पैसिव यूथेनेसिया होता है जो हरीश राणा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में जो है वो दिया गया है, इसमें क्या होता है, इसमें डॉक्टर जो है जो वेंटिलेशन पर रखा होता है मरीज को या फिर और भी उसको जो है वो मेडिकल इक्विपमेंट लगाए गए हैं उनको जो है वो रोक देता है या फिर उनको जो है वो बंद कर दिया जाता है और अपने आप ही जो है वो जीवन धीरे धीरे जो है वो खत्म हो जाता है। तो वो होती है क्या, पैसिव यूथेनेसिया। तो ये होती है पैसिव यूथेनेसिया और एक होती है एक्टिव यूथेनेसिया। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं हु वॉन द साहित्य अकेडमी अवार्ड 2025। यहाँ पर बात की गई है साहित्य अकेडमी अवार्ड 2025 की। अब ये बोला गया है इन इंग्लिश लैंग्वेज। तो इन इंग्लिश लैंग्वेज जब यहाँ पर लग गया शब्द तो इसका मतलब तो एक बात यहाँ पर क्लियर हो गई कि ये जो है वो अलग अलग लैंग्वेजेस में जो है वो दिया जाता है। तो इंग्लिश लैंग्वेज में जो है ये किसको जो है वो दिया गया है। अगर हम इंग्लिश लैंग्वेज में इसकी बात करते हैं तो ये नवतेज सरना को दिया गया है। ऑप्शन ए जो है वो इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा। किसको दिया गया है ये आपको पता चल गया, नवतेज सरना को जो है वो दिया गया है। अगर हम बात करते हैं कि ये जो साहित्य अकेडमी अवार्ड है ये दिया गया है नवतेज सरना को, इनका कौन सा नोवेल है जिसके लिए इनको दिया गया है, तो इनका नोवेल है जिसका नाम आपने ध्यान रखना है, जिसका नाम है क्रिम्सन स्प्रिंग करकर। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ क्रिम्सन स्प्रिंग करकर जो है वो इनका नोवेल है। अच्छा, ये जो है वो हिंदी भाषा में भी जो है वो दिया जाता है। तो हिंदी भाषा में जो है ये किसको दिया गया, हिंदी भाषा में ये आपने नाम ध्यान रखना है कि ममता कालिया को जो है ये दिया गया है। ममता
कालिया को जो है ये हिंदी भाषा में जो है वो दिया गया है। और जीते जी इलाहाबाद इनकी एक मेमोयर है जिसके लिए इनको जो है वो दिया गया है। ये जो साहित्य अकेडमी अवार्ड है इसका आपने ध्यान रखना है कि 24 इंडियन लैंग्वेजेस में जो है वो दिया जाता है। ठीक है, तो इसलिए ये लिस्ट बहुत लंबी है, परंतु हमने हिंदी और इंग्लिश का मुख्य रूप से जो है वो जान लिया। ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। अगला क्वेश्चन आप देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या बोलते हैं, बोलते हैं विच अफ्रीकन कंट्री सप्लाइड 9 चीताज टू इंडिया अंडर द प्रोजेक्ट चीता ऑन 28 फेब 2026। तो 28 फरवरी 2026 को जो है वो क्या हुआ, बोलते हैं एक अफ्रीकन कंट्री ने जो है वो भारत को चीता सप्लाई किए, 9 चीते जो है वो दिए। अब बोलते हैं ये किस कंट्री ने जो है वो दिए हैं, विच कंट्री सप्लाइड, तो किस कंट्री ने दिए हैं, तो ये बोत्सवाना कंट्री के द्वारा जो है वो दिए गए हैं। ऑप्शन ए इसका जो है वो सही आंसर हो जाएगा। ये जो 9 चीते दिए गए हैं इसमें 6 मादा हैं और 3 जो है वो नर हैं। ये आपने ध्यान रखना है। इनको जो है वो कौन से नेशनल पार्क में रखा गया है, तो इन्हें मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में जो है वो रखा गया है। ये भी आपने ध्यान रखना है कि इनको कौन से नेशनल पार्क में जो है वो रखा गया है। ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है कि कहाँ पर इनको रखा गया, तो यहाँ से तो इतना ही जो है क्वेश्चन बनेगा। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं यहाँ पर विच विलेज इन महाराष्ट्र हैज फॉर्मली डिक्लेयर्ड इटसेल्फ एज इंडियाज फर्स्ट कास्ट फ्री विलेज। वैसे HPRC का ये भी पैटर्न रहा है कि ऐसे स्टेट स्पेसिफिक क्वेश्चन भी जो है वो ज़्यादा पूछ लिए जाते हैं। तो हम बात करते हैं कि यहाँ पर महाराष्ट्र का जो है वो कौन सा गांव है जिसने खुद को औपचारिक रूप से भारत का पहला जाति मुक्त गांव जो है वो घोषित किया है, तो ये सौंदला गांव जो है वो आता है। सौंदला इसका ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर हो जाएगा। सौंदला गांव जो है वो आता है अहिल्यानगर डिस्ट्रिक्ट का जो है ये गांव है। ये आपने ध्यान रखना है, अहिल्यानगर डिस्ट्रिक्ट को पहले अहमदनगर जो है वो बोलते थे। ये आपको पता चल गया यहाँ पर कि महाराष्ट्र का कौन सा गांव है जिसने खुद को जाति मुक्त जो है वो घोषित किया है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं, बोलते हैं विच कंट्री रिसेंटली डिक्लेयर्ड अ नेशनल एनर्जी इमरजेंसी अमिड द ईरान कॉन्फ्लिक्ट ड्यू टू फ्यूल शॉर्टेज। तो ईरान संघर्ष के बीच फ्यूल की कमी के कारण किस देश ने नेशनल इमरजेंसी जो है वो लगाई। ये फिलीपींस कंट्री के द्वारा जो है वो लगाई गई। फिलीपींस कंट्री के द्वारा इमरजेंसी लगा दी गई, क्यों? क्योंकि जो ईरान वॉर चला था उसके कारण यहाँ पर फ्यूल की शॉर्टेज जो है वो देखी जा रही थी। अच्छा, यहाँ पर फिलीपींस की जब बात की जा रही है तो फिलीपींस कंट्री का जो है वो आपने कैपिटल जो है वो ध्यान रखने कि फिलीपींस की कैपिटल कहाँ पर है, तो मनीला में जो है वो इसकी कैपिटल जो है वो है, मनीला इसकी कैपिटल, ध्यान रखना। आगे बोलते हैं यहाँ पर विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्पेसिफाइज दैट द लॉ डिक्लेयर्ड बाय सुप्रीम कोर्ट shall be binding on all court within the territory of India। तो बोलते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा ऐसा आर्टिकल हो गया जो ये बोलता है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित कानून भारत के क्षेत्र के भीतर सभी अदालतों पर बाध्यकारी होगा। तो भारतीय संविधान का आर्टिकल नंबर 141 जो है वो आता है। ये आर्टिकल नंबर 141 जो आता है ये क्या बोलता है, ये बोलता है कि सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट द्वारा घोषित कोई भी कानून भारत के क्षेत्र के भीतर कोई भी अदालत है उसमें जो है वो मान्य होगा, बाध्यकारी जो है वो होगा, उनको इम्प्लीमेंट करना ही जो है वो पड़ेगा। तो ये इंपॉर्टेंट एक आर्टिकल जो है वो है। ठीक है जी, ये याद रह जाएगा, याद रहना भी चाहिए, इंपॉर्टेंट है ये आर्टिकल। अब यहाँ से भी हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स में अगर देखेंगे तो यहाँ पर जो है हम कुछ आर्टिकल्स की बात करेंगे जो सुप्रीम कोर्ट से संबंधित आर्टिकल हैं। अब आर्टिकल नंबर 124 जो है वो आता है, इसमें बात किसकी की गई है, इसमें बात की गई है कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो जजेस की अपॉइंटमेंट करेगा, अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट के द्वारा की जाएगी। अब ये कैसे अपॉइंटमेंट होगी उसकी प्रोसेस जो है वो यहाँ पर बताई गई है आर्टिकल नंबर 124 में। आर्टिकल नंबर 131 जो है वो आता है, इसमें ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन की बात जो है वो की गई है। आर्टिकल नंबर 141 जो है वो आता है, इसमें बात की गई है कि सुप्रीम कोर्ट का जो लॉ है वो बाइंडिंग होगा सभी कोर्ट्स में, ये बात वहाँ पर की गई है। और आर्टिकल नंबर 142 में जो है वो क्या बात की गई है, आर्टिकल नंबर 142 भी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर बात की गई है कि न्यायालय को किसी भी लंबित मामले में जो कंप्लीट जस्टिस है, पूर्ण न्याय है, पूर्ण न्याय करने के लिए जो है वो आवश्यक कोई भी निर्णय या फिर आदेश पारित करने का जो है वो अधिकार यहाँ पर दिया गया है। तो ये आर्टिकल नंबर 142 में जो है वो आता है। तो
ये बेसिक से आर्टिकल मैंने 3-4 बता दी, आपको उनको याद रखना। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं यहाँ पर कि विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप इज ग्रोन ड्यूरिंग द जायद सेशन इन इंडिया। तो बोलते हैं कि भारत में जायद के मौसम में निम्नलिखित में से कौन सी फसल जो है वो उगाई जाती है। तो 3 तरह की क्रॉप सीजन जो है वो आते हैं। अब बोलते हैं कि एक रबी क्रॉप आ गया, एक खरीफ क्रॉप आ गया, एक जायद क्रॉप जो है वो आ गया। जायद क्रॉप में जो है वो कौन कौन से महीने आते हैं, तो मार्च से जून तक के महीने इसमें जो है वो आ जाते हैं। इसमें जो है वो क्या क्या उगाया जाता है मुख्य रूप से, तो इसमें जो है वो बाजरा तो नहीं उगाया जाता, क्या कुकुम्बर खीरा उगाया जाता है, क्या मक्का, क्या ज्वार। तो खीरा जो है वो इसमें मुख्य रूप से जो है वो उगाया जाता है। ऑप्शन बी जो है वो इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा। हम बात जब फसलों के सीजन की कर रहे हैं कि रबी क्रॉप होती है, खरीफ क्रॉप होती है, तो देखिए रबी क्रॉप में गेहूं आ जाता है, आपका जौ आ जाता है, आपका चने जो बोए जाते हैं वो आ जाते हैं। खरीफ क्रॉप में चावल हो गया, मक्का हो गया, कपास हो गया। जायद क्रॉप में जो है वो जैसे कि आपके पास मूंग की दाल हो गई, मूंगफली हो गई, आपके पास खीरा हो गया, भिंडी हो गई, अरबी हो गई, ये सब चीज़ें जो हैं वो जायद क्रॉप में जो है वो आती हैं। जायद क्रॉप कब से लेकर कब तक होती है, ये मैंने आपको बता दिया कि मार्च से जून तक जो है ये मुख्य रूप से जो है वो भारत में चलती है। ठीक है, आजकल आप देख रहे हैं कौन सा सीजन चला हुआ है। आजकल खेत आपके खाली होंगे ऑलमोस्ट, खीरा आपने लगाया होगा, बाकी सब्जियां आपने लगाई होंगी जो जायद क्रॉप में जो है वो आती हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं। बोलते हैं व्हेन डिड एंड वेयर द जलियांवाला बाग मास्कर टेक प्लेस। तो बोलते हैं कि जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था कब और किस स्थान पर जो था वो हुआ था। देखिए जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था वो 13 अप्रैल को हुआ था, 1919 में हुआ था, और ये अमृतसर में जो था वो हुआ था। ऑप्शन इसका ए जो है वो सही आंसर हो जाएगा। 13 अप्रैल 1919 अमृतसर में हुआ था, जहां पर गोलियां चलाई गई थी, बहुत सारे निर्दोष लोग जो था वो मारे गए थे, उसी को जलियांवाला बाग हत्याकांड का नाम जो है वो दे दिया गया। अब देखिए इसके ऊपर एक और क्वेश्चन बन जाता है कि डेट टू डेट आपने ध्यान रखना है कि कब ये हुआ था। तो 13 अप्रैल को ये हुआ था 1919 में। पेपर में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए इस बात को लेकर। बैसाखी का दिन जो था वो उस दिन था। अब बोलते हैं कि गवर्नर, उस टाइम भारत के गवर्नर जनरल या फिर वायसराय कौन हुआ करते थे। तो जब 1919 की बात की जा रही तो वायसराय हुआ करते थे, और वायसराय उस टाइम जो है लॉर्ड चेम्सफोर्ड जो था वो हुआ करते थे। लॉर्ड चेम्सफोर्ड का नाम आपने ध्यान रखना है, जो उस टाइम भारत के वायसराय हुआ करते थे। तो इसके ऊपर भी क्वेश्चन बनता है कि उस टाइम भारत के वायसराय कौन हुआ करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं। बोलते हैं कमल शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो कमल के पर्यायवाची की हम बात करते हैं कि कमल का पर्यायवाची जो है वो इनमें से कौन सा नहीं है। अगर हम बात करते हैं, पहले तो पता होना चाहिए कि कमल के पर्यायवाची जो है वो क्या क्या जो है वो होते हैं। तो कमल को जो है वो क्या क्या बोलते हैं। कमल को जो है वो पंकज भी बोला जाता है, पंकज यहाँ ऑप्शन में नहीं है। नीरज बोला जाता है, नीरज भी नहीं है। इसको जो है वो राजीव भी बोला जाता है, पुंडरीक भी बोला जाता है, वारीज भी जो है वो बोला जाता है। जलद इसको नहीं बोला जाता। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। जलद जो है वो बादल का पर्यायवाची है, जबकि जलज की अगर हम बात करें, अगर जलज यहाँ पर दिया होता तो जलज जो है वो किसका पर्यायवाची होता, वो कमल का पर्यायवाची जो है वो होता। पंकज इनके कमल के पर्यायवाचियों की अगर हम बात करते हैं तो पंकज आता है, जलज आता है, नीरज आता है, अरविंद भी जो है वो इसका एक पर्यायवाची जो है वो आता है। तो ये पर्यायवाची शब्द जो है वो आपने ध्यान रखने हैं किसके, कमल के। कमल के पर्यायवाची शब्द आपको जो है वो पता चल गए कौन कौन से हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं गागर में सागर भरना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। बहुत कम शब्दों में बहुत अधिक कह देना, ये मतलब होता है गागर में सागर। वैसे ही गागर में सागर की बात है तो जूनियर ऑफिस असिस्टेंट की तैयारी जो भी एस्पिरेंट्स कर रहे हैं वो एज पर ऑफिशियल सिलेबस जूनियर ऑफिस असिस्टेंट की टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में जो है वो दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं। बोलते हैं निम्नलिखित वाक्य के रिक्त स्थान में बोलते हैं उचित अपादान कारक का प्रयोग जो है वो कीजिए। अचानक पेड़ डैश एक सेब गिरा। अब पेड़ से जो है वो कुछ गिर रहा है तो वहां से जुदाई जो है वो हो रही है। अचानक पेड़ से जो है वो एक जो है वो फल जो है वो गिरा। यहाँ पर से का प्रयोग किया गया है। से का प्रयोग अलग होने के लिए अपादान के अर्थ में जो है वो हुआ है। अगला क्वेश्चन बोलते हैं निम्नलिखित वाक्य में निर्देशानुसार क्रिया का प्रयोग करके वाक्य पूर्ण करने के लिए उचित विकल्प चुनिए। बोलते हैं बच्चा अब धीरे धीरे, यहाँ पर अभ्यास बोधक संयुक्त क्रिया का प्रयोग करना है, तो बच्चा धीरे धीरे चला करता है। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर हो जाएगा।
बोलते हैं चला करता है से क्रिया के नियमित अभ्यास या आदत का जो है वो पता जो है वो चलता है। दांतों तले उंगली दबाना मुहावरे का सही अर्थ आपसे पूछा गया है। तो दांतों तले बोलते हैं दांत के नीचे उंगली दबाना का मतलब बहुत पछताना होता है, नहीं ये नहीं होता। हैरान या आश्चर्यचकित होना होता है, या भूख लगना या दर्द सहन करना। तो दांतों तले उंगली दबाना मतलब हैरान हो जाना कि वो हैरान हो गया, दांतों तले उंगलियां जो है वो उसने दबा ली। ठीक है, एलाइड वगैरह का मेंस कभी देंगे, कभी तैयारी एलाइड के लिए करेंगे, तो ध्यान रखना है एक बात हमेशा ही कि वहाँ पर अगर मुहावरे आएंगे तो वहाँ पर डिफ़िकल्ट लेवल के मुहावरे जो है वो आते हैं, और वहाँ पर जब मुहावरे आते हैं तो उनको सेंटेंस में भी जो है वो चेंज करने के लिए पूछ लिया जाता है। आगे देखिए क्या बोलते हैं क्वेश्चन में, बोलते हैं यहाँ पर एंटोनियम आपको बताना है सिलेक्टेड वर्ड का। तो बोलते हैं His ephemeral success in the music industry was followed by year of obscurity। तो बोलते हैं ephemeral का जो है वो आपको क्या करना है, ephemeral का जो है वो आपको साइनोनियम एंटोनियम बताना है। यहाँ पर एंटोनियम मतलब अपोजिट मीनिंग बताना है। तो ephemeral का मतलब होता है अकाल्पनिक, या फिर बोल सकते हैं आप उसको शॉर्ट टर्म सक्सेस जो उसकी थी। तो शॉर्ट टर्म का क्या हो जाएगा, परमानेंट उसका हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है, परमानेंट। यहाँ पर लिखा भी गया है कि एफेमरल का मतलब जो है वो लास्टिंग फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम होता है, और इसका एंटोनिम परमानेंट हो जाएगा। आगे बोलते हैं सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर हाईलाइटेड सेगमेंट इन द सेंटेंस। तो बोलते हैं द पुलिस आर लुकिंग फॉर अ पर्सन हु हेल्प्स अनदर पर्सन टू कमिट अ क्राइम और डू समथिंग रॉन्ग। तो उस पर्सन को क्या बोलेंगे, यहाँ पर अंडरलाइन किया गया है, हु हेल्प्स अनदर पर्सन टू कमिट अ क्राइम और डू समथिंग रॉन्ग। तो उसको जो है वो अकम्प्लिश जो है वो बोलेंगे। ऑप्शन इसका ए जो है वो सही आंसर जो है वो हो जाएगा। पुलिस उसकी तलाश जो है वो कर रही है जिसने दूसरे व्यक्ति को जो है वो अकम्प्लिश किया है क्राइम करने के लिए, मतलब उसकी सहायता जो है वो की है, तो अकम्प्लिश हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं, अगले क्वेश्चन में बोलते हैं रिप्लेस द अंडरलाइन वर्ब विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट फ्रेसल वर्ब। तो बोलते हैं ही डिसाइडेड टू विजिट हिम एट हिज होम। तो विजिट का मतलब हो जाएगा कॉल ऑन कर। ऑप्शन सी जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बोलते हैं सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ईडियम टू सब्स्टिट्यूट द हाईलाइटेड सेगमेंट इन द सेंटेंस। तो यहाँ पर हाईलाइटेड क्या है देखिए, बोलते हैं इंस्टेड ऑफ एड्रेसिंग द कोर इशू डायरेक्टली ही केप्ट टॉकिंग अबाउट इररेलेवेंट थिंग्स टू अवॉइड द मेन टॉपिक। जो आज के समय में होता भी है, मेन टॉपिक के ऊपर कोई बात नहीं करता, फालतू की बातें की जाएंगी, चाहे वो आप सत्ता में ले लीजिए, चाहे वो आप महफिल में ले लीजिए, चाहे वो आप समाज में ले लीजिए, ऐसा ही होता है। बहुत कम लोग जिनके पास जो सॉल्यूशन निकाल सकते हैं वो बात करना ही नहीं चाहते इन टॉपिक्स के बारे में। हमेशा अपने चहेतों को फ़ायदा देने की जो है वो सोची जाती है, उनको फ़ायदा दिया जाता है। आम आदमी को हमेशा जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है। परंतु चलिए ठीक है, उसी से जो है वो प्रैक्टिस में एक मैन परफेक्ट प्रैक्टिस करनी चाहिए, वहीं से परफेक्शन जो है वो आती है, और वहीं से आप हीरा जो है वो प्रॉपरली बन पाते हैं। बोलते हैं यहाँ पर टॉकिंग अबाउट इररेलेवेंट थिंग्स टू अवॉइड द मेन टॉपिक। तो बीटिंग अराउंड द बुश हो जाएगा इसका, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है, ये ध्यान रखना है। यहाँ पर एंटोनियम बताने हैं आपको, बोलते हैं एंटोनियम बोलते हैं मिसमैच विद द रेफरेंस टू वर्ड। एंटोनियम बताने हैं आपको, बोलते हैं मिसमैच वाला बताना है आपको कि कौन सा मिसमैच यहाँ पर किया गया है। ये क्वेश्चन डाला भी इसीलिए गया है ताकि एक जगह से आपके ज़्यादा डाउट जो है वो क्लियर हो सके। तो बोलते हैं फ्रूगल यहाँ पर दिया गया है कि इसका एंटोनियम एक्स्ट्रावेगेंट होता है। ट्रांजिट दिया गया है कि लेजी इसका होता है। मेलिशियस दिया गया है क्या बेनिवोलेंट इसका होता है। और वेनिरेट दिया गया है क्या इसका जेनरेट जो है वो एंटोनियम होता है, अपोजिट मीनिंग। तो फ्रूगल दिया गया है, फ्रूगल होता है मितव्ययी, जो बोलते हैं कम खर्च जो है वो करता है। और एक्स्ट्रावेगेंट जो होता है ये होता है अपव्ययी, इसको बोल सकते हैं ज़्यादा खर्च करने वाला। तो ये तो ठीक दिया गया, एक कम खर्च करने वाला, एक ज़्यादा खर्च करने वाला, ये तो ठीक है। ट्रांजिट और लेजी दिया गया है। ट्रांजिट होता है लास्टिंग फॉर ओनली शॉर्ट टर्म, जो थोड़े टाइम के लिए रहता है। और ट्रांजिट का लेजी यहाँ पर जो है वो दिया गया है, तो ट्रांजिट का लेजी नहीं होगा, ट्रांजिट का हो जाएगा परमानेंट कर। इसका क्या हो जाएगा, परमानेंट जो है वो इसका हो जाएगा। आगे दिया गया है मेलिशियस। मेलिशियस होता है दुर्भावनापूर्ण, यानी कि
कुछ गलत करने का इरादा जैसे बोल सकते हैं आप। और इसका बेनिवोलेंट दिया गया है, वो मतलब हो जाता है थोड़ा काइंड नेचर वाला, थोड़ा परोपकारी टाइप में, तो ये भी सही जो है वो दिया गया है। आगे दिया गया है यहाँ पर वेनिरेट और जनरेट जो है वो दिया गया है। वेनिरेट का मतलब होता है ग्रेट रिस्पेक्ट या फिर सम्मान करना हो जाता है इसका मतलब। जनरेट का मतलब उत्पन्न करना होता है, तो ये भी गलत दिया गया है। तो यहाँ पर जो है वो बी भी गलत दिया गया है, डी भी जो है वो गलत जो है वो दिया गया है। तो ऑप्शन बी एंड डी इसके दोनों ही जो है वो गलत दिए गए हैं, ये आपने ध्यान रखना है। आगे क्या बोलते हैं, बोलते हैं व्हाट इज, बोलते हैं यहाँ पर व्हाट इज हीरिंग रेंज ऑफ हेल्दी ह्यूमन ईयर। तो बोलते हैं कि जो बोलते हैं कि स्वस्थ मनुष्य जो है वो उसके सुनने की जो बोलते हैं रेंज होती है वो क्या होती है। तो वो हमेशा आपने ध्यान रखना है 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज के बीच में जो है वो होती है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। आगे बोलते हैं व्हाट हैपन्स टू द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट इफ द डिस्टेंस बिटवीन देम इज डबल्ड। तो बोलते हैं कि यदि दो वस्तुओं के बीच की दूरी को दोगुना कर दिया जाए, तो बोलते हैं कि दोगुना कर दिया जाए तो उनके बीच का जो गुरुत्वाकर्षण होगा उसके ऊपर क्या प्रभाव जो है वो पड़ेगा। तो उनका जो गुरुत्वाकर्षण होगा उसका क्या होगा, इट बिकम्स 1/4, वो घटकर 1/4 हो जाएगा, 1/4 जो है वो हो जाएगा। ऑप्शन बी जो है वो इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा। आगे यहाँ पर बोलते हैं एक इलेक्ट्रिकल बल्ब है ऑफ 60 वॉट, एक 60 वॉट का जो है वो बल्ब है, is used for 6 hours per day, calculate the unit of energy consumed in 1 day by the bulb। तो बोलते हैं कि एक 60 वॉट का जो है वो बल्ब है। अब बोलते हैं कि ये 60 वॉट का बल्ब जो है वो बोलते हैं 6 घंटे के लिए प्रतिदिन जो है वो चलता है। अब प्रतिदिन 6 घंटे के लिए चलता है, तो बोलते हैं कि कितनी एनर्जी कंज्यूम करेगा ये 24 आवर्स में, 1 डे में। अगर हम बात करते हैं इसकी कि कैसे इसको कैलकुलेट किया जाएगा, तो देखिए यहाँ पर पावर कितनी है, पावर है हमारे पास 60 वॉट दी गई, और टाइम हमारे पास कितना दिया गया है, टाइम हमारे पास 6 आवर जो है वो दिया गया है। अब हमने क्या करना है, हमने यहाँ पर जो है वो इलेक्ट्रिकल यूनिट जो है वो कैलकुलेट करने हैं कि कितने यूनिट जो है ये कंज्यूम जो है वो करेगा। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए पहले तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो हमारे पास पावर 60 वॉट दी गई है इसको किलो वॉट में जो है वो कन्वर्ट करना है। तो 60 डिवाइडेड अपॉन 1000, इसको जो है वो 0.06 किलो वॉट जो है अब आप लिख सकते हैं। अब आगे बोलते हैं एनर्जी का जो फॉर्मूला आता है, एनर्जी का फॉर्मूला आता है पावर मल्टीप्लाई बाय टाइम। तो पावर मल्टीप्लाई बाय टाइम की अगर हम बात करेंगे तो 0.06 हो जाएगा, 0.06 किलो वॉट मल्टीप्लाई बाय 6 आवर, तो ये कितना आ जाएगा, ये 0.36 किलो वॉट आवर जो है वो आ जाएगा। कितना, 0.36 यूनिट फिर ये हो गया। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। कोई भी ऐसा डाटा दिया जाए तो ऐसे कैलकुलेट आप कर लेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं, बोलते हैं इमेज फॉर्म्ड बाय अ कनकेव मिरर इज ऑब्जर्व्ड टू बी वर्चुअल, इरेक्ट एंड लार्जर देन द ऑब्जेक्ट, वेयर शुड बी द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो बोलते हैं कि एक जो कनकेव मिरर है, एक अवतल दर्पण है, उसके द्वारा बनाई गई जो प्रतिबिंब है, बोलते हैं वो आभासी, सीधा और वस्तु से जो है वो बड़ा पाया जाएगा अगर वस्तु की जो स्थिति होगी वो कहाँ पर होगी। तो वस्तु की स्थिति बोलते हैं वस्तु की स्थिति अगर जो दर्पण है, जो दर्पण का ध्रुव है, पोल जो है और फोकस जो है उसके बीच में होगी, बिटवीन द पोल ऑफ द मिरर एंड इट्स प्रिंसिपल फोकस या फिर फोकस, तो तब जो है ये ऐसी होगी। ऑप्शन डी इसका जो है वो सही आंसर है। आगे बोलते हैं विच फिनोमिनन ऑफ लाइट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्विंकलिंग ऑफ स्टार। तो ट्विंकलिंग ऑफ स्टार बोलते हैं कौन सा फिनोमिनन जो है वो रिस्पॉन्सिबल जो है वो होता है, जो तारों का टिमटिमाना है, जो तारे टिमटिमाते हैं वो किस फिनोमिनन के कारण टिमटिमाते हैं, वो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण। यहाँ पर रिफ्लेक्शन भी दिया गया है, रिफ्रैक्शन भी दिया गया है। तो रिफ्रैक्शन आपने ध्यान रखना है, अपवर्तन आपने ध्यान रखना है। ऑप्शन बी इसका जो है वो सही आंसर हो जाएगा, ये सही आंसर है। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे 2025-26 व्हाट परसेंटेज ऑफ बैंक ब्रांचेज इन हिमाचल प्रदेश आर लोकेटेड इन रूरल एरिया। तो बोलते हैं 2025-26 के इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार बोलते हैं कितनी बैंक शाखाएं हिमाचल में ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित हैं। कमेंट कर आप अपना आंसर बताएंगे। इससे पिछले एडिशन में हम इसको पढ़ चुके हैं, ये आपने ध्यान रखना है। जो जनरल अवेयर
अवेयरनेस वाली टेस्ट सीरीज का जो है वो 4th पार्ट है, उसमें हम पढ़ चुके। अभी आप कमेंट कर कर जो है बताएंगे। और रीजनिंग का सेक्शन मैंने यहाँ पर डिस्कस नहीं किया, क्योंकि रीजनिंग के आसान ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर PDF वगैरह सेंड की गई टेलीग्राम पर तो आपको वहाँ पर प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे, या फिर जिन्होंने हमारी टेस्ट सीरीज ज्वाइन की है वो टेस्ट सीरीज ग्रुप में भी देख पाएंगे। तो टेलीग्राम पर ज्वाइन करने के लिए अपने टेलीग्राम से @allexam31 करके सर्च करना, आपको हमारा टेलीग्राम चैनल जो है वो मिल जाएगा। आज की इस वीडियो में इतना ही है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंस।